सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, बोर्ड परीक्षा प्रश्नोत्तर जिसमें हम इतिहास कक्षा 12 जिसका हम तीसरा भाग पढ़ेंगे। यानी इतिहास के 3 भाग हमने पढ़ लिए, चौथा भाग पढ़ेंगे। कौन सा भाग पढ़ेंगे? चौथा भाग हम पढ़ेंगे। और ये जो पाठ है, इस पाठ का ये पहला भाग है, यानी ये हम चौथा भाग पढ़ रहे हैं। 3 भाग हमने पहले पढ़ लिए और अब हम चौथा भाग पढ़ेंगे। और इतिहास जो भाग क है, यानी जो पहली किताब है, उस किताब का पाठ है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। उस पाठ में से आपके कौन कौन से बोर्ड परीक्षा के लिए मुख्य प्रश्नोत्तर बनते हैं, कौन कौन से प्रश्न बनते हैं, वो सारे प्रश्न है वो आपको समझाए जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए इतिहास विषय से परीक्षा देने वाले सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक अपने इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में जरूर लिख लें, ताकि आपके बहुत अधिक काम आएंगे। बोर्ड परीक्षा के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, इसके साथ साथ देखिए, व्याख्याता हिंदी और वरिष्ठ अध्यापक हिंदी, उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि हिस्ट्री जो है वो लेक्चरर और सेकंड ग्रेड दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उनमें से पूछे जाते हैं। लगभग आपके 12th की बुक्स होती है, और 12th की बुक्स में भी जो एनसीईआरटी की जो बुक्स है, ये एनसीईआरटी की है, इन बुक्स में से पूछा जाता है। तो बोर्ड परीक्षा के विद्यार्थी तो बहुत अधिक ध्यानपूर्वक देखें, ताकि आपकी बोर्ड में आपको बहुत अधिक निश्चित सफलता प्राप्त हो। और उस निश्चित सफलता को प्राप्त करने के लिए आइए देखते हैं आज के इन प्रश्नों को। आपको मैं आगे ग्रुप्स के लिए भी बता दूंगा कि आपको कौन से ग्रुप में ऐड होना है। तो चलते हैं हम प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न है कि महाभारत का रचना काल किस ईस्वी में माना गया है? कौन सी ईस्वी में है वो महाभारत का रचना काल माना गया है? वो माना गया है लगभग 500 ईस्वी पूर्व। कब? 500 ईस्वी पूर्व माना गया है। 500 ईस्वी पूर्व का मतलब है कि जैसे अभी 2078 चल रही है मान लो, तो 2078 ये तो वर्ष हो ही गए हैं, इसके अलावा उनसे आगे 500 यानी 2500-2600 साल पुरानी बात है कि उस समय महाभारत की रचना हुई थी। महाभारत समालोचना परियोजना कब शुरू हुई? जैसे महाभारत का रचना काल कब हुआ, उसमें कितना समय लगा, क्या हुआ, इसके पांडुलिपियां हैं वो हस्तलिखित कोई प्राप्त होती है, तो वो परियोजना शुरू हुई, उस समालोचना करना शुरू किया गया। और वो कब शुरू हुई थी? और वो शुरू हुई थी आपके 1919 ईस्वी में। कब हुई थी? 1919 ईस्वी में। और ये किसके नेतृत्व में शुरू हुई थी? और वो हुई थी संस्कृत के विद्वान वी.एस. सुकथांकर के नेतृत्व। यानी किसके नेतृत्व में? संस्कृत विद्वान वी.एस. सुकथांकर के नेतृत्व में। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए आप इनको अपनी कॉपी में जरूर उतार लें। महाभारत समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने में कितने वर्ष लगे? और वो वर्ष लगे थे 47। 1919 में शुरू हुई और 1966 में पूरी हुई। 1966 तक यानी 47 वर्षों में ये समालोचनात्मक संस्करण तैयार हुआ। संस्कृत ग्रंथों में परिवार के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? और परिवार के लिए संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है कि महाभारत में किन बंधुओं के युद्ध का चित्रण दिया गया है? महाभारत में कौन से भाई हैं जिनका युद्ध का चित्रण किया गया है? और वो है कौरव और पांडव वंश का। किसका है? कौरव एवं पांडव वंश का। कौरव और पांडव वंश का। कौरवों और पांडवों के मध्य युद्ध का मुख्य कारण क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या कारण था? भूमि और सत्ता की लालसा। भूमि और सत्ता के लिए, यानी राज के लिए और भूमि के लिए वो लालसा थी उनकी। उस लालसा के कारण उनको युद्ध करना पड़ा। कौरव और पांडव किस वंश के थे?
किस वंश के थे? कुरु वंश के थे। किस वंश के थे? कुरु वंश के थे। पितृवंशिकता का उल्लेख किस वेद में मिलता है? और वो मिलता है ऋग्वेद में। किसमें मिलता है? ऋग्वेद में। पितृ शतात्मक कह दो चाहे पितृवंशिकता कह दो, उसका उल्लेख भी मिलता है। तो मैं अभी आपको बता रहा था कि कौन से ग्रुप में आपको ऐड होना है, वो है 9610208295। ये नंबर है। यहाँ पर बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग ग्रुप्स बनाए गए हैं। इन ग्रुप्स में आपको ऐड होना है, लेकिन ऐड होने के लिए आपको अपना पूरा एड्रेस लिखना है, नाम लिखना है, आपके विषय लिखने हैं कि कौन कौन से विषय हैं, जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, ज्योग्राफी है, हिंदी साहित्य है, इंग्लिश है, वो सारे सब्जेक्ट आपको लिखने हैं। किस जिले से हो और आप कहाँ से हो, ये सब लिखना है, क्योंकि एड्रेस लिखे बिना पूरा पता नहीं चलता। इसलिए आप बॉय हैं या गर्ल है, ये सब लिख करके भेजें। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि अपने गोत्र से बाहर विवाह करने की पद्धति क्या कहलाती है? और वो कहलाती है बहिर्विवाह। क्या कहलाती है? बहिर्विवाह। बहिर्विवाह। अपने गोत्र से बाहर विवाह करने की पद्धति क्या कहलाती है? बहिर्विवाह। मनुस्मृति नामक धर्मशास्त्र का संकलन किस अवधि में हुआ? मनुस्मृति जो है वो किस अवधि में हुई थी? वो हुई थी 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी के बीच। 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी के बीच, 200 ईस्वी के मध्य, 200 ईस्वी पूर्व से लेकर के 200 ईस्वी के मध्य यानी लगभग संकलन हुआ इसका। किस उपनिषद में मात्र शतात्मक वंश का उल्लेख मिलता है? मात्र शतात्मक वंश का उल्लेख मिलता है, वो है वृहदारण्यक। वृहदारण्यक उपनिषद में। कौन से उपनिषद में मिलता है? वृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। मानव समाज अलग अलग गोत्रों में कब विभाजित हुआ? देखिए कितना इंपॉर्टेंट सवाल है। और वो हुआ था 1000 ईस्वी पूर्व। 1000 ईस्वी पूर्व यानी आज से 3000 वर्ष पहले मानव समाज है वो अलग अलग गोत्रों में विभाजित हुआ था। भारत में शक जो थे वो कहां से आए? और वो आए थे मध्य एशिया से। कहां से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। शक शासक रुद्रदामन ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कब करवाया? और वो करवाया था 2री शताब्दी ईस्वी पूर्व। जैसे सुदर्शन झील तो पहले से बनी हुई थी, लेकिन सुदर्शन झील है वो टूट गई थी, तो उसका जीर्णोद्धार करवाया था रुद्रदामन ने। और रुद्रदामन ने कब करवाया था? और वो करवाया था 200 ईस्वी पूर्व या 2री शताब्दी ईस्वी पूर्व। 2री शताब्दी ईस्वी पूर्व। 2री शताब्दी ईस्वी पूर्व। अगला प्रश्न देखिए। सातवाहन कुल का सबसे प्रतापी शासक कौन था? और प्रतापी शासक था गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी। गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी। सतकर्णी भी कहते हैं, सतकर्ण भी कहते हैं, सतकर्णी भी कहते हैं इसे, इसका नाम ये भी पड़ता है। किस सातवाहन शासक ने स्वयं को ब्राह्मण एवं क्षत्रियों का दमन करने वाला बताया है? कौन सा था? और वो सेम ही था, गौतमी पुत्र सातकर्णी था। गौतमी पुत्र सातकर्णी जो था उसी ने कहा था कि हम ब्राह्मण और क्षत्रियों का दमन करने वाले हैं। सातवाहन शासकों ने अपनी जाति क्या बताई है? सातवाहन शासकों ने अपनी जाति ब्राह्मण बताई है। क्या बताई है? ब्राह्मण बताई है। रेशम बुनकरों की एक श्रेणी का वर्णन कहां के अभिलेख में मिलता है? रेशम बुनकरों की एक श्रेणी का वर्णन मिलता है मंदसौर के अभिलेख में। कहां मिलता है? मंदसौर के अभिलेख में। मंदसौर जो मध्य प्रदेश में है, मंदसौर के अभिलेख में मिलता है कि उसमें। और ये मंदसौर अभिलेख कब का है? लगभग 5वीं शताब्दी पूर्व का है। 5वीं शताब्दी पूर्व का है ये। 5वीं शताब्दी पूर्व का शिलालेख है। अगला प्रश्न देखो
कि मंदसौर अभिलेख में रेशम बुनकरों को कहां के निवासी बताया गया है? रेशम बुनकरों को कहां के निवासी बताया गया है? और उसमें इनको बताया गया है लाट प्रदेश के, यानी गुजरात के। लाट का मतलब गुजरात। लाट प्रदेश के निवासी बताया गया है। और जिनमें क्या नाम मिलता है इनका? दसपुर नाम मिलता है। क्या नाम मिलता है? दसपुर, गुजरात। मंदसौर अभिलेख की बात है। 20वां प्रश्न है कि मंदसौर अभिलेख के अनुसार रेशम बुनकरों ने शिल्प कर्म से अर्जित धन से क्या किया? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यानी शिल्प कर, जो रेशम बुनकर थे उन्होंने शिल्पकार के माध्यम से जो काम करके और जो पैसा कमाया था, उस पैसे से उन्होंने क्या किया था? सूर्य मंदिर बनवाया था। क्या किया था? सूर्य मंदिर बनवाया। ये बात है वो मंदसौर अभिलेख में स्पष्ट होती है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि महाभारत आदि पर्वन से उद्धृत कहानी के अनुसार हिडिंबा का पुत्र कौन था? हिडिंबा जो थी भीम की पत्नी, उसका पुत्र था घटोत्कच। कौन था? घटोत्कच। पिता भीम, यानी भीम की पत्नी हिडिंबा। हिडिंबा के पुत्र का नाम घटोत्कच। मृत पशुओं की अंत्येष्टि और मृत पशुओं को छूने वालों को क्या कहा गया? उनको कहा गया था चांडाल। क्या कहा गया था? चांडाल कहा गया था। चांडालों की कर्तव्य सूची किस पुस्तक से प्राप्त होती है? देखिए, और वो प्राप्त होती है मनुस्मृति से। मनुस्मृति में इनके बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है, इसीलिए इस पुस्तक का विरोध किया गया। चीनी बौद्ध भिक्षु फाशियन अस्पृश्यों के बारे में उसने क्या लिखा है? चीन के जो बौद्ध भिक्षु थे फाशियन, उसने इनके बारे में क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है कि सड़क पर चलना, जब जब अस्पृश्यों को सड़क पर चलना होता था तो उन्हें करताल बजाकर अपने आने की सूचना देनी होती थी। यानी क्या कहा कि अस्पृश्य सड़क पर चलते हुए अपने आने की सूचना देने के लिए करताल बजाते थे। करताल बजाते थे क्योंकि उनको अस्पृश्य माना जाता था। तो उनका जो ही नगर में प्रवेश होता तो क्या है कि लोग सतर्क हो जाते, अपने अपने घरों में चले जाते, इसलिए चांडालों को ये काम करना पड़ता था। अगला प्रश्न देखिए। वधिक और सफाई करने वालों को नगर के बाहर रहने की जानकारी किस विदेशी तीर्थयात्री के वर्णन से प्राप्त होती है? और वो प्राप्त होती है चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग के वर्णन से। चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग या ह्वेनसांग भी कहते हैं इसको, ह्वेनसांग भी कह सकते हैं। इनसे कहा कि वधिक और सफाई करने वाले लोग हैं वो नगर से बाहर रहा करते थे। 26वां प्रश्न है कि दिथ कौन थी? दिथ थी बनारस के व्यापारी की पुत्री। दिथ कौन थी? बनारस के व्यापारी की पुत्री। इनके बारे में एक कहानी दी हुई है कि मातंग जो था वह अस्पृश्य था, और मातंग जो है, मातंग की मुलाकात दित से हो जाती है, और दित जो है वो उससे घृणा करने लग जाती है। लेकिन वो मातंग जो है उनके घर के सामने ही बैठ जाता है और भूख हड़ताल कर देता है, जिससे वो व्यापारी दित को उसे सौंप देता है, और दित जो है उसे लेकर के और चांडाल बस्ती में आ जाती है, और उनसे एक पुत्र जन्म लेता है। उस पुत्र का नाम मांडव्य कुमार होता है। चांडाल पुत्र के रूप में जन्मे बोधिसत्व का नाम क्या था? मातंग था। यानी एक जन्म है वो बोधिसत्व का मातंग के रूप में, चांडाल पुत्र के रूप में भी हुआ था। ऐसी कहानी पढ़ने को मिलती है। मातंग और दित्य के पुत्र का नाम क्या था? उनका नाम था मांडव्य कुमार। क्या नाम था? मांडव्य कुमार। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
दुर्योधन ने पांडवों से बदला लेने के लिए क्या किया? युधिष्ठिर को युद्ध क्रीड़ा के लिए आमंत्रित किया, जुआ खेलने के लिए। युधिष्ठिर को युद्ध क्रीड़ा के लिए आमंत्रित किया, युद्ध क्रीड़ा के लिए आमंत्रित किया। मनुस्मृति में पुरुषों के लिए धन अर्जित करने के कितने तरीके बताए गए हैं? 7 तरीके बताए गए हैं। कितने तरीके बताए गए हैं? 7 तरीके बताए गए। 7 तरीकों में कौन कौन से है? विरासत है, खोज है, खरीद है, विजित करके, निवेश करके, काम के द्वारा, सज्जनों से भेंट, ये तरीके बताए गए हैं। और स्त्री के लिए 6 जो धन अर्जित करने के तरीके बताए गए हैं। 31वां प्रश्न है, राजा अवंती पुत्र और कच्चन का संवाद किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है? अवंती पुत्र और बुद्ध के यानी कच्चन का संवाद है वो किस में मिलता है? और वो मिलता है मध्यम निकाय, उनका बौद्ध ग्रंथ है मध्यम निकाय। जैसे 3-4 निकाय है ना, खुद्दक निकाय, मध्यम निकाय, तो उसमें मध्यम निकाय में इन दोनों का संवाद मिलता है। सुत्त पिटक किस धर्म का ग्रंथ है और बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? किस धर्म का है? बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। यानी 3 पिटक थे, अभिधम पिटक, सुत्त पिटक, ये जो पिटक थे त्रिपिटक, उन त्रिपिटक में सुत्त पिटक भी एक पिटक था। 33वां प्रश्न देखिए। 33वां प्रश्न है कि इतिहासकारों ने महाभारत की विषय वस्तु को कितने शीर्षकों में विभाजित किया है? इतिहासकारों ने इसको 2 विभागों में विभाजित किया है। कितने में? 2 में। एक तो आख्यान और एक उपदेश। कौन कौन से में? आख्यान और उपदेश। इतिहासकार महाभारत की मूल कथा के लेखक किसे मानते हैं? भाट सारथी को मानते हैं। किसको मानते हैं? भाट सारथी को मानते हैं, जिसे सूत कहा जाता है। किसे? सूत कहा जाता है। भाट सारथी को माना जाता है। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपको अच्छे लगेंगे और इस पार्ट में से जितने प्रश्न बनते थे वो आपको करवा दिए हैं, तो आप निश्चित रूप से अपनी कॉपी में उतार लिए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।